19 पेपर 21 ये हम सॉल्व कर रहे थे, तो आज इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्रूड ऑयल वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था सॉल्व, ठीक है जी। ये ऑर्गेनिक पार्ट अब हमारा स्टार्ट होना है। तो अच्छा, अब इसमें देख लें सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 is used in the synthesis of some antibiotics. Give the name of CH3 ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है, आपने इसका नाम लिखना है फॉर्मूला का, ठीक है। अब अक्सर बच्चे मोस्टली यही क्वेश्चन के सर नेमिंग आती नहीं है, तो ये देख लें यहाँ पे आपके पास नेमिंग भी जो है, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर आपको पेपर में नेमिंग के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट बाज़ जगहों पे नेमिंग आ जाती है, इसलिए बेहतर ये है कि आपको नेमिंग आनी चाहिए। तो अभी कंडेंस फॉर्म है, इसको हमने पहले तो ओपन करना है, CH3 तो इसका मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन को सिंपल आप देखेंगे, इस कार्बन के साथ कितने CH3 हैं, 3, तो ये एक CH3 2 और ये 3 CH3 हो गए। फिर उसके बाद आगे क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इसका नाम क्या होगा जी बेटा? हाँ जी, क्या नाम होना चाहिए इसका? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेनल, क्योंकि आपके पास एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक है। एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस आ रही हैं, CH3, तो हम सिंपल कह सकते हैं 2,2-डाई-मिथाइल, और क्योंकि एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो हम सिंपल कह देंगे प्रोपेनल, ठीक है जी। ये हो गया 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेनल। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम लेबल्ड विद एन एस्टेरिक। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपने जी, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3, 5 बॉन्ड काउंट नहीं करना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक मिनट जरा फोन कीजिए। हाँ जी, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। उसके बाद अब ये आपके पास रिएक्शन सीक्वेंस है, 2 रिएक्शन सीक्वेंसेस आर शोन, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है हमारा, ये वही 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल है, 3 रिएक्शंस हैं। रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन 2 में टी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन 3 में NaBH4। तो रिएक्शन 1 इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन 1 जी। रिएक्शन 1 के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे और कंडीशन क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप सिंपल क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और कंडीशन क्या होगी? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंडीशन क्या हो जाएगी? हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा, अब इसमें देखें, ये आपके पास ये A है, ठीक है, यहाँ से ये जो एसिड बना है ये इसको इन्होंने नाम दिया है A का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि A इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। A जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड B, ठीक है, B ये कोई दूसरा कंपाउंड है, और हम सिंपल देख सकते हैं कि इसमें CO2 आ रहा है, दैट मींस इट इज एन ईस्टर, तो इज एन आइसोमर ऑफ A, B is an isomer of A, B is a liquid at room temperature। A जो है ये सॉलिड है, B लिक्विड है, A एंड B आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, A एंड B
एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ए की रूम टेम्परेचर पे स्टेट क्या है, सॉलिड, और बी रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड। एक्सप्लेन द डिफरेंस in the physical states of A and B. Explain the difference in the physical states of A and B with reference to any intermolecular forces that may exist. अब यहाँ तो देखें हमने आपको बता दिया है कि with reference to intermolecular forces, जहाँ ये मेंशन ना भी हो वहाँ भी ध्यान में रखें कि आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ को ही रेफरेंस के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो अब ए भी कोवेलेंट कंपाउंड है, बी भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, बी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो पहले तो आप इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि ए में कौन सी टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की और बी में कौन सी टाइप है। जी, ए में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होंगी? व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ए हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स between its molecules, ठीक है। ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये 1 मार्क हो गया आपके पास। बी में कौन सी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है? हाँ जी, क्या बी में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? बी में डायपोल अट्रैक्शन है, ठीक है जी। बी आप सिंपल कह सकते हैं इट हैज वैन डर वाल अट्रैक्शंस, या आप कह सकते हैं कि इट हैज डायपोल अट्रैक्शंस, ठीक है। जहां भी ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप देखें, सोचें कि किस तरह से एक एक मार्क आपने कैसे गेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सब्सटेंस थे, पहले आपने दोनों की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्क्राइब कर दिया। अब लास्ट मार्क के लिए आप सिंपल क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, देन डाइपोल अट्रैक्शंस, thus A is solid at room temperature, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक ए देन बी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, विद NaBH4, ठीक है। ये जो पिछले पार्ट में हमारे पास रिएक्शंस थे, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड था 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, इसकी आपने रिडक्शन की है विद NaBH4, इसका रिएक्शन लिखना है। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CH3CCHO with NaBH4 to form S. Use H to represent an atom of hydrogen provided by NaBH4. हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखें रिएक्शन क्या होगा। सिंपल, ये रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होगा, मैं जरा एक दफा इसको, अगर किसी को क्लियर ना हो तो मैं इसको यहाँ पे जरा इसको प्रॉपर वे में रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। देखें CH3 हमारे पास कंपाउंड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आप इसको रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, विद NaBH4, और हमने इसको हाइड्रोजन आइटम्स की फॉर्म में लिखना है। तो याद रखें जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे एल्डिहाइड्स पे तो 2 हाइड्रोजन आइटम्स इंट्रोड्यूस होंगे, और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन, और यानी ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पे कार्बन 2 हाइड्रोजन अटैच कर लेगा। तो सिंपल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, CH3 ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये आपके पास OH बन जाएगा, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया, इसकी जगह पे सिंपल 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और ये आपके पास OH। तो अल्डिहाइड जो है ये किसमें रिड्यूस हो गया, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। अल्डिहाइड वुड बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो अब इसको सिंपल अगर हमने रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे किस तरह से लिख देंगे, CH3CCHO plus 2H makes CH3 और इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन गेन कर लिए, ये हो जाएगा CH2OH। जी, ये रिएक्शन क्लियर है? रिडक्शन है NaBH4 के साथ, इसमें किसी को प्रॉब्लम?
ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टी दैट रिएक्ट्स विद ए। दोबारा पीछे जाते हैं रिएक्शंस के अंदर, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है जी, अब देखें ये यहाँ पे ये टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टी। टी का आपने स्ट्रक्चर बनाना है दैट रिएक्ट्स विद ए CH3 free in reaction 2 to form U। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें आप, U का स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है, A का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, A और T आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, A कार्बोक्सिलिक एसिड है, U में अगर आप देखें तो ईस्टर लिंक मौजूद है, इसका मतलब T क्या होना है, T इज सम अल्कोहल, T लाजमी कोई ना कोई अल्कोहल है। ठीक है, तो T का स्ट्रक्चर बताना है आपने। अब देखें ये तो CH3 CH3 CH3, ये CH3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास CH3 3C, ये हो गया 1 2 3, 3 CH3 हो गए। इसको अगर आप यहाँ पे काउंट करें 1 2 3, ये 3 CH3 C के साथ। फिर उसके बाद COOH, ये C डबल बॉन्ड O O, तो ये तो यही एसिड हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है CH3 CH3, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट अल्कोहल। तो मतलब आपके पास कितने कार्बन वाला अल्कोहल है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है और सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन और इसके साथ आपने कह दिया इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, ये आपके पास अल्कोहल बन गया। अब इसको जैसे मर्जी आप बना देंगे। यहाँ पे इन्होंने सिंपल कहा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर बोला है तो आपकी मर्जी है, आप स्केलेटल बना दें, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप डिस्प्लेट फॉर्म में बना दें। बट अगर आपको स्केलेटल मालूम है, बनाना आता है, तो बेहतर ये है कि आप स्केलेटल बनाएं। अगर आपको डाउट है, स्केलेटल नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप दूसरा स्ट्रक्चर बना लें, वरना कोशिश करें कि स्केलेटल में ही इसको रिप्रेजेंट करें। हाँ जी, ये टी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? जी बेटा, ये टी वाला स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? सजेस्ट अ कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 का कैटलिस्ट क्या है? H2SO4। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिफिकेशन है। रिएक्शन 2 जो है ये स्टेरिफिकेशन है। स्टेरिफिकेशन में वी यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि व्हाट इज द कैटलिस्ट इन दिस केस, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है X, Y and Z। X, Y and Z are all isomers of this compound। ठीक है, X, Y and Z are all isomers of CH3 3C CHO। A summary of some of the reactions and properties of X, Y and Z is shown in the table। ठीक है, ये X, Y और Z के कुछ reactions की summary दी गई है। X and Y each contain a carbonyl group। ठीक है, X और Y दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, मतलब हमें ये पता लग गया X में और Y दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। Complete the table with the expected observations for the reactions of X and Y with 2,4-DNPH। तो अब क्योंकि इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि X और Y दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो DNPH के साथ दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो दैट मीन्स वी गेट a red precipitate with X and we get a red precipitate with Y। दोनों के साथ रेड precipitate मिलेगा क्योंकि दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो दोनों DNPH के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप present in Y। Y की बात हो रही है। Identify the functional group present in Y that causes the recorded observation with Fehling solution। Identify the functional group present in Y that causes the recorded observation with Fehling solution। तो Fehling solution के साथ क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? रेड पीपीटी। Fehling solution के साथ रेड पीपीटी कौन देता है? एल्डिहाइड। ठीक है जी, एल्डिहाइड्स गिव्स दी red TPT with Fehling solution। तो this is aldehyde। ठीक है जी, Y has a chiral center
Y has a chiral center and exists as a pair of optical isomers. ठीक है, Y जो है मतलब जो आपने एल्डिहाइड कहा है, दिस इज अ सब्सटेंस एल्डिहाइड है, तो ये कह रहे हैं कि इट हैज अ chiral center. तो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म chiral center. Chiral centers क्या होते हैं? Which is a carbon attached to 4 different atoms. Carbon attached to 4 different atoms or groups. ये chiral center हो गया. Next है draw the optical isomers of Y using the conventional 3-dimensional representation. अच्छा जी, अब Y जो है ये Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Y का मॉलिक्यूलर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है CH3 3CCHO. अब ये कहने कि Y जो है वो इसका मतलब ये Y इसका आइसोमर है, Y इज ऑल्सो एन एल्डिहाइड, ठीक है, एंड इट हैज अ chiral सेंटर एज वेल. तो टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे? 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है. तो और आपने chiral सेंटर ड्रॉ करना है, ठीक है, आपने सिंपल Y का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. अब हमारे पास Y के आइसोमर का फॉर्मूला है CH3 3CCHO, ठीक है. अब मुझे ऐसा एक एल्डिहाइड बनाना है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम यही रहे, लेकिन इसमें कायरल सेंटर्स जो है वो बन जाएंगे. एक कार्बन ऐसा हो जिसमें जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, ठीक है. तो आप सिंपल पहले तो अच्छा इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इसको जरा थोड़ा सा हम यहाँ पे आसान करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेते हैं. हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? CH3 3CCHO, ठीक है. अब आप देखें आपके पास 3 4 और 5 कार्बन है. आप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखें, 1 2 3 4 5, ठीक है. अब आपको मालूम है कि ये 5 में तो ये कायरल सेंटर नहीं बनेगा, ठीक है, 5 में नहीं बनेगा. तो आप सिंपल एक कार्बन को ब्रांच में ले जाएंगे, ठीक है. अगर हम एक कार्बन को ब्रांच में ले जाते हैं, लेट से मैंने यहाँ से एक कार्बन को ब्रांच में कर लिया, ठीक है, एक कार्बन हम ब्रांच में ले जाते हैं. कहाँ पे ले जाते हैं ब्रांच में? अगर मैं लेट से इस पे तो ब्रांच लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगाते हैं तो अगेन CH3 और CH3 सेम हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ भी ब्रांच लगाने का कोई फायदा नहीं है. तो इसका मतलब ब्रांच हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे एक H आ जाएगा. अब अगर आप देखें तो ये कार्बन कायरल सेंटर बन गया. इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए. कौन कौन से? एक ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, एक CH3 आ गया, एक CH2CH3 आ गया और एक H आ गया. तो इस तरह से जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको आसानी से जो है वो ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया. अब इसको हम यहाँ पे 3-डायमेंशनल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. 3D फॉर्म के अंदर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे याद होगा आपको टेट्राहेड्रल के लिए. ये 3D रिप्रेजेंटेशन है और जब इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा. अब हम ग्रुप्स अटैच कर लेते हैं. एल्डिहाइडिक ग्रुप आपने लगा दिया CHO, ठीक है, और लेट्स हमने यहाँ पे कह दिया ये CH3 और H CH2 CH3. पोजिशनिंग मैटर नहीं करती, तो आप अगर लेट सपोज आप यहाँ पे C2H5 लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अब जो आपने बनाया लेट से ये आइसोमर बन गया. अब जब आइसोमर यानी इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा तो आपने सिर्फ इन दोनों को रोटेट करना है. इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, ठीक है. तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स CH2 CH3 CH2 CH3 और ये H CH3 इधर आ जाएगा और ये CH, ये इसका आइसोमर बन गया, ठीक है जी. क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? या आइसोमर्स क्लियर है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं, ये IR का क्वेश्चन है. C5H10O has a branched carbon chain. Has a branched carbon chain. It shows geometrical isomerism. That means it has carbon-carbon double bond. Branched carbon chain है, carbon-carbon double bond है. Molecular formula given है C5H10O. Complete the table with the bond responsible
फॉर ईच ऑफ द प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन सीन इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ Z। ठीक है, अब ये तीन आपके पास वैल्यूज गिवन है IR स्पेक्ट्रम की एब्जॉर्प्शंस की। आपने बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल बताने कौन कौन से ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम IR, एक मिनट में डेटा बुकलेट ओपन करता हूँ। ठीक है जी, तो अब हमारे पास पहली क्या है 3200 टू 3600। 3200 टू 3600 ये आ गई हमारे पास 3200 टू 3600। ठीक है, दिस इज 3200 टू 3600। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ROH। ठीक है, तो पहला ग्रुप तो हमें मिल गया कि 3200 टू 3600 इसके लिए कौन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल कौन है? ROH। उसके बाद 1630, अब देखें इन्होंने बताया हुआ है कि इट हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो 1630 अगर आप देखें 1630 जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1500 टू 1680, तो 1630 इस बिटवीन में आएगा। तो दैट मींस कि ये अल्कीन वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1630 इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड 1050 1500 से पीछे से वीक है आपके पास, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? नाउ करेंगे ड्रॉ दी स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ Z। Z का आपको स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, ड्रॉ दी स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ Z। अब Z में देखिए हमारे पास क्या क्या ग्रुप आ गए। Z में अल्कोहल है, Z में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, और Z में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है। अल्कोहल होगा तो जाहिर सी बात है एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, एक तरफ कार्बन के साथ। एंड इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है और फिर Z का स्ट्रक्चर बनाना है। अब टोटल 5 कार्बन है, इसको वैसे ही स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो ऑब्वियसली पहले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो अब इसके साथ क्या आ गया यहाँ पे, अगर आप देखें ये CH3 आ गया। ठीक है, CH3, और यहाँ पे इसके साथ क्या आ गया? H। ठीक है, अब इसमें आपने अटैच करना है, यानी ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें हमें जो तीसरी चीज OH भी लेकर आना है। ठीक है, OH भी लेकर आना है। तो आपने कहा ये कार्बन, अब इस कार्बन के साथ के जो दोनों कार्बन है ये हमने इस तरह से हटा दिए। ठीक है, अब इसमें आपने सिंपल ज्यूम कर लिया कि एक तो यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन पे भी लगाने हैं, तो लेट से आपने एक कार्बन इधर कर दिया CH3। अब कितने कार्बन रह गए? एक कार्बन CH2, और इसके साथ लगा देते हैं OH। अब देख लें ये C5H10O बन जाएगा, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, और दोनों कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप, इसके साथ CH3H, इसके साथ ये CH3 CH2OH, और ये OH ग्रुप भी आ गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी इसमें आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। सारी जो भी आप कहने के रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने यहाँ पे पूरी कर ली। जी, समझ में आ रहा है ये? एक दफा जब आप स्ट्रेट चेन बनाएंगे फिर उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से बनती जाएंगी। बट ये है कि आपने ज़रा इसको अच्छी तरह से सोच के पहले सारी चीज़ें आप नोट कर लें क्या क्या चीज़ें गिवन है, देन फिर उसके बाद जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको बात? हाँ जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम? OH एंड C2H5, अगर देखो आप OH एंड C2H5 रखते हो, लेट से आपने यहाँ पे ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे OH और C2H5 रखते हैं तो अगर आप देखें तो 5 कार्बन 1 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो रहे हैं, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, अब जो मैं और एक
CH2 CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए और ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ROH। अब देखें ये वाला जो ग्रुप है R जो है ये अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो OH ग्रुप जो है ये अल्काइल के साथ अटैच नहीं है, ये देख लें, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। तो ये वाली जो आप कहने की रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम OH को डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं लगा रहे। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए आपने ये CH3 CH2OH ये ग्रुप हो गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है X कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप, X contains a carbonyl group, X में कार्बोनाइल ग्रुप है, X reacts with HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा X in the presence of a small amount of sodium cyanide, ठीक है। तो to form this compound C2H5COHCN, X में कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है। Draw the mechanism of the reaction of X with HCN। अब देखें ये पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है C2H5 2, यानी इस कार्बन के साथ ये जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो C2H5 अटैच है, ठीक है। देखें ये कार्बन, इसके साथ ये दो C2H5 और कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, तो मतलब ये तीसरा कार्बन कार्बोनाइल था, यानी आपके पास जो स्ट्रक्चर था वो क्या है, C डबल बॉन्ड O। X का स्ट्रक्चर क्या है, मैं X का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5, ये X बन गया, ठीक है जी, ये X बन गया। अब आपने बनाना है ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन X विद HCN, HCN के साथ इसका मैकेनिज्म बनाना है। तो HCN के साथ मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप। अब मैकेनिज्म देख लें, साइनाइड CN, साइनाइड के पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है एंड इट हैज नेगेटिव चार्ज। एरो कहां से जाएगा, साइनाइड से कार्बन की तरफ, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो आपने कहा जी साइनाइड का जो लोन पेयर है ये इस पर ट्रांसफर होगा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वी गेट CO नेगेटिव C2H5 C2H5 CN, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है H प्लस, ठीक है। और H प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, O नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली वी गेट दिस कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है जी। मैकेनिज्म क्लियर है? ठीक है जी, सबको क्लियर है? O नेगेटिव पे लोन पेयर नहीं होगा, O नेगेटिव का लोन पेयर जो है वो हम शो नहीं कर, अगर आप कर दें तो आपकी मर्जी है, बट मेनली जो लोन पेयर शो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का शो होता है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे लाजमी शो करना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, जो डबल बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड टूटा है, इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। क्लियर है बात? स्टेट द रोल ऑफ NaCN इन द रिएक्शन इन C7। हाँ जी, इस रिएक्शन में सोडियम साइनाइड का क्या काम है? इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, सोडियम साइनाइड इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आप इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। चलें, तो ये पेपर हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 21 जो है ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पेपर स्टार्ट करना है,
अच्छा जी बेटा, ये अब हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, कोशिश करते हैं इसका फिजिकल वाला सेक्शन अभी सॉल्व कर लें। ये है मई जून 2014 पेपर 22। मैंने आप लोग का लिस्ट भेजी थी कौन कौन से ईयर मैंने सॉल्व करने, ठीक है। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि इनके अलावा भी कुछ और सॉल्व कर लूँ, बट ये तो प्रायोरिटी है। इसके अलावा अगर कुछ हमारे पास टाइम बचेगा तो हम बाकी पेपर सॉल्व करेंगे, बाकी पेपर आप अपने तौर पर सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। तो ये मई जून, अब ये थोड़ा सा अगर हम पुराने ईयर की तरफ गए, मई जून 2014 पेपर 22, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? देखिए ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियन नंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट है ब्रोमीन एग्जिस्ट नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ टू स्टेबल आइसोटोप्स। ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं, Br79 and Br81 with relative isotopic masses of 78.92 and 80.92। ये आइसोटोपिक मासेस हैं, यानी Br79 का रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या है? 78.92, राउंड ऑफ करके 79 लिख दिया है। और Br81 का रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या है? 80.92। डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास, ठीक है। अब ये बड़ी, आप कह लें कि अक्सर ये ऐसी डेफिनेशन है जिसमें अक्सर बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं। 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास, तो मास आप सिंपल कह सकते हैं कि द एवरेज मास ऑफ एन एटम और आइसोटोप, द एवरेज मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एटम, क्योंकि आइसोटोपिक मास है, आइसोटोप ऑफ एन एटम क्योंकि रिलेटिव है, इसको रिलेट करना है, ठीक है। तो कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर करना है? 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जा रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो ये वाली जो आप कह लेंगे ये जो पार्ट है कंपेयर्ड विद, ये लाजमी आना है जहां भी कंपेयर्ड की बात आएगी, ठीक है। ये पहले भी डेफिनेशन है, बहुत दफा क्लास में लिखवा चुका हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब Ar। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ Br79 एंड Br81। देखिए हमें दोनों आइसोटोप्स का रिलेटिव आइसोटोपिक मास तो दे दिया है, बट इनकी अबंडेंस नहीं दी है कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट है। तो हमें इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास परसेंटेज होती है और आपने AR फाइंड आउट करना होता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे AR ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि सम ऑफ द परसेंटेजेस किसके बराबर होता है? सम ऑफ परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू 100। सम ऑफ परसेंटेज 100 के बराबर होगा। तो लेट सपोज हमने कह दिया कि Br79 जो है इसकी परसेंटेज है x, तो Br81 की परसेंटेज क्या हो जाएगी? Br81 की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 100 माइनस x, ठीक है। और अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस कैसे फाइंड आउट होते हैं अगर परसेंटेज गिवन हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने मासेस को ऐड करते जाना है और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आइसोटोप Br79 की का मास कितना है? 78.92। तो हमने कहा जी 78.92 मल्टीप्लाई बाय x, इसकी परसेंटेज कितनी है? x, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास इसमें ऐड हो जाएगा 80.92 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x, और ये टोटल डिवाइड हो जाएगा किससे? 100 से, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ये 79.90। अब इसको आप सॉल्व कर लें x के लिए, तो x का आंसर आ जाना चाहिए, x का आंसर आएगा 51। तो अगर x 51 है मतलब Br79 की परसेंटेज है 51, तो ये हो जाएगी 100 माइनस 51, दैट वुड बी 40।
9। जी क्लियर है ये? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है bromine reacts with element A. Bromine reacts with element A to form a compound with empirical formula AbR3. ब्रोमीन ने रिएक्ट किया है किसी कंपाउंड के साथ जिसका किसी एलिमेंट के साथ और जिसका सिंबल है A और फॉर्मूला क्या बन रहा है AbR3. द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ AbR3. परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, ठीक है। ए की परसेंटेज कॉम्पोजिशन AbR3 में ए कितने परसेंट है 4.31 और ब्रोमीन कितने परसेंट है 95.69%. कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ए का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब देखें ये जिस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला भी दे दिया है इन्होंने. इस दफा क्या है, हमें एक एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है. नॉर्मली एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास परसेंटेज गिवन एम्पेरिकल फार्मूला. यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला ऑलरेडी गिवन है कि ए और बी आर का रेशियो क्या है 1:3, ठीक है. तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे एम्पेरिकल फार्मूला के लिए करते हैं कि आपने सिंपल कर दी. ए की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 4.31 डिवाइडेड बाय इसका रिलेटिव एटॉमिक मास लेके फाइंड आउट करना है. रेशियो दूसरा एलिमेंट कौन सा है बी आर. बी आर की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 95.69 डिवाइडेड बाय इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 79.9 और ये इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, यानी ये AbR3 मतलब ये रेशो बराबर है 1:3 के, ठीक है. तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है सबको? हाँ जी. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ रही है बात? ये क्लियर है सबको किस तरह से रेशो बना है? अब अगर हम ये प्रोपोर्शनल मतलब रेशो वाला साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी. तो ये हो जाएगा 4.31 डिवाइडेड बाय AR मल्टीप्लाई बाय, और जब इसको आप रेशो को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 79.9 डिवाइडेड बाय 95.69 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है. और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सिंपल क्या हो जाएगा 4.31 into 79.9 multiply by 3 divided by 95.69 is equals to AR हमें फाइंड आउट करना है. अब इसको आप सॉल्व कर लें AR के लिए, तो AR का आंसर आ जाना चाहिए 10.796 और क्योंकि इन्होंने कहा है कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हो जाएगा 9 है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8, तो आंसर होगी 10.8. हाँ जी क्लियर है बेटा? अच्छा जी. नेक्स्ट फिर ये पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है. द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 of the periodic table show different behaviors in their reaction with oxygen. Describe what you would see, यानी ये period 3 के elements के reaction है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. When separate samples of magnesium and sulfur are reacted with oxygen, write an equation for the reaction. देखें अब आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है और इक्वेशन लिखनी है, तो ये टोटल 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है. दोनों की ऑब्जर्वेशंस, दोनों की इक्वेशंस. तो इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेशंस आपने मुझे बतानी है. मैग्नीशियम की इक्वेशन क्या होगी, Mg plus O2 makes MgO. हाँ जी. ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, what will we observe? Bright white flame for Mg. White flame सही है जी. White flame, bright white flame.
ठीक है। तो मैग्नीशियम जब बर्न करेगा इट गिव्स वाइट फ्लेम और ब्राइट वाइट फ्लेम एंड एट द एंड वी गेट दिस MgO। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वाइट सॉलिड फॉर्म्स। ठीक है, ये आ गई मैग्नीशियम के साथ। सल्फर के साथ रिएक्शन क्या होगा? सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ जी, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? Blue flame. Sulfur burns with a blue flame, so we get blue flame. ठीक है, सल्फर बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम मिलेगा। और ये जो सल्फर है ये येलो सॉलिड होता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि येलो सॉलिड डिसअपीयर्स। येलो सॉलिड डिसअपीयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ये लास्ट पेपर में भी हमने ये रिएक्शंस लिखे थे, तो आई होप सबको याद होंगे जी। दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना रिएक्शंस ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वी गेट Na। अच्छा जी, ये हो जाएगा विद क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होगा Al2O3। ये स्लाइड्स में भी मेंशन है वैसे। Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O gives 2NaAlOH4। ठीक है, तो इस रिएक्शन में Al2O3 is acting as an acid क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन बिल्कुल आसान है। Al2O3 reacts with HCl gives AlCl3 plus water। AlCl3 plus water, तो 6HCl और 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बैलेंस हो गया। Phosphorus reacts with chlorine। Phosphorus reacts with chlorine to form PCl5। State the shape of the two different shape and the two different bond angles in the molecule of PCl5 जी। What is the shape of PCl5? Shape of PCl5 एंगल हो गए 90 एंड 120। ठीक है जी, एंगल आ गए 90 एंड 120। शेप क्या है? नहीं बेटा, ट्राइगोनल शेप नहीं है ये। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सही है जी। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये शेप कुछ इस टाइप की बनती है। फॉस्फोरस Cl 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 Cl। ये एंगल 90 के हैं और ये एंगल 120 डिग्रीज है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट